बीच तनाव का पहाड़ कैसे हटा। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के लिए इस बड़ी खबर से साक्षात्कार कराने का प्रयास करेंगे। खबर सूत्रों के हवाले से खबर के अंत तक बने रहिए। तो खबर का टॉपिक क्या है, जैसा कि दोस्तों हमने स्क्रीन पर आप सभी श्रोताओं के लिए पहले ही बता दिया है। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, वो किस प्रकार से है। तो दोस्तों आइए हम इस बड़ी खबर से जो है आप सभी श्रोताओं के लिए जो है अवगत करा रहे हैं। मोदी जिनपिंग को बातचीत की टेबल पर लाने में पुतिन का क्या रहा रोल। ये वो समय था जब अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाते जा रहे थे। पुतिन समझ गए कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए रूस को भारत और चीन का सपोर्ट हासिल करना होगा, लेकिन रूस की चुनौती को गलवान की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच के कोल्ड वार को खत्म कराना। दोस्तों खबर के अंत तक जरूर बने रहिए। रूस में वोल्गा और कजानका नदी के मुहाने पर बसा कजान शहर इस समय सत्ता का केंद्र बना हुआ है। खबरें सूत्रों के हवाले से हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और यूरोप को ठेंगा दिखाते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मेजबानी में कई देशों के राष्ट्र प्रमुख कजान में जुटे हैं, लेकिन सबकी नजरें एशिया की दो बड़ी पावर चीन और भारत पर टिकी हुई है। लेकिन 2020 में गलवान की घटना के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की एक साथ एक छत के नीचे होना यकीनन बड़ी खबर के, मगर अहम सवाल ये 4 साल के टकराव और गतिरोध के बाद चीन के तेवर नरम कैसे पड़ गए। पीएम मोदी और जिनपिंग बातचीत के टेबल तक कैसे पहुंचे। इस गतिरोध को सुलझाने में पुतिन की भूमिका क्या थी। 1962 की हम बात करें, 1962 की जंग के बाद अतीत में बेमुश्किल ही ऐसा मौका आया जब भारत और चीन के सैनिक सीमा पर इस तरह लहूलुहान हुए। लेकिन 15 जून 2020 को गलवान घाटी पर जो कुछ हुआ उसने एशिया की इन दो महाशक्तियों के बीच ही खाई और गहरा कर दिया। खाई को और गहरा कर दिया। हालांकि इस बीच दोनों देशों के बीच लगातार सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत होती रही, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रही। फिर आया साल 2022 जब रूस ने अमेरिका की धमकियों को दरकिनार कर यूक्रेन पर धावा बोल दिया। पूरी दुनिया बेशक दो खेमों में बटी नजर आई, लेकिन यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों की संख्या रूस की तुलना में कहीं ज्यादा रही। लेकिन पावर बैलेंसिंग के इस गेम में भारत और चीन संभवतः दो ऐसे देश रहे जिन्होंने न तो खुलकर रूस का समर्थन किया और न ही हुए किसी दूसरे का। तो ये वो समय था जबकि अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश रूस के बाद प्रतिबंध लगाते जा रहे। एक्सपर्ट का मानना है कि पुतिन समझ गए कि चीन और का सपोर्ट बहुत जरूरी, लेकिन गलवान घटना बाद भारत चीन कोल्ड वार खत्म करना चुनौती थी। क्या एससीओ समिट में लिख गई थी एग्रीमेंट की स्क्रिप्ट। तो किस प्रकार से दोस्तों खबर के अंत तक जरूर बने रहिए। चीन के विदेश मंत्री और पोलित ब्यूरो के सदस्य बांग यी को चीन में राष्ट्रपति जी जिनपिंग के बाद दूसरा सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। इस साल जुलाई में काजाख्स्तान में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक से अलग विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। मुद्दा एलसी ही विरोध। पुतिन से अजीत डोभाल की मीटिंग के मायने क्या। सितंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। डोभाल 12 सितंबर को पुतिन से मिलने सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे। इस मुलाकात के बारे में आधिकारिक तौर पर कहा गया कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के दौरान हुई बातचीत और निष्कर्षों से पुतिन को
वाकिफ कराने के लिए डोभाल उनसे मिले थे, लेकिन एक्सपर्ट का कहना कि पुतिन से डोभाल की मुलाकात की असली वजह चीन के साथ भारत के सैन्य गतिरोध को खत्म करना था, सैन्य गतिरोध को सुलझाना था। इस दौरान सिर्फ जयशंकर ने ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन साए अजीत डोभाल ने भी वांग से मुलाकात की थी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि बेशक उस समय इन मुलाकातों को सामान्य बैठकों के तौर पर देखा गया, लेकिन दोनों देश सैन्य गतिरोध सुलझाने की दिशा में काम कर रहे थे। ये भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच इस पेट्रोलिंग एग्रीमेंट में पुतिन ने एक बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद लाओस में भी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर ऐसी गतिरोध को तत्काल खत्म करने का जोर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ एसआई अजित डोभाल ने पुतिन से मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यही इससे मुलाकात की थी, लेकिन भारत और चीन के बीच इस पर एग्रीमेंट में पुतिन की कितनी बड़ी भूमिका थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 12 सितंबर को जब एनसाए अजीत डोभाल ने पुतिन से मुलाकात की, उसके ठीक बाद चीन के विदेश मंत्री वांग भी पुतिन से मिले थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के विदेश मंत्री वांग ने की थी मुलाकात। बंद कमरे के भीतर दो देशों के प्रतिनिधियों से पुतिन की मुलाकात का एक एजेंडा बाहर नहीं आ पाया। एक तरफ भारत ने ऐसे पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की ब्रीफिंग से जोड़ा, जबकि चीन ने इसे सामान्य मुलाकात बताया, लेकिन कई एक्सपर्ट ने खुलकर जाहिर किया कि पुतिन के साथ हो रही ये बैठकें ऐसी पर 4 साल से जारी सैन्य गतिरोध खत्म करने की कवायद थी। दोनों देशों की ओर से मुलाकातों का ये दौर सिर्फ पुतिन तक सीमित नहीं था। बाद में डोभाल और वांगई ने एक दूसरे से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एनसाए अजित डोभाल से मुलाकात। भारत और चीन का एक साथ आना रूस के लिए फायदे का सौदा। इस समय दुनिया में कई मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है, लड़ रही है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया में एक नई जंग शुरू हुई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद मिडिल ईस्ट के कई देश जंग की आग में कूद पड़े। यूक्रेन पर रूस के हमले से अमेरिका और यूरोप ने रूस को अलग थलग कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाया गया। कई देशों ने रूस के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच अलग थलग पड़े पुतिन ने ग्लोबल साउथ पर जोर दिया, जिसके लिए उन्होंने ब्रिक्स को G7 के वर्चस्व को चुनौती देने वाले विकल्प के तौर पर पेश करने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्रिक्स की मजबूती पूरी तरह से भारत और चीन से जुड़ी हुई है। ऐसे में पुतिन ने दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध को खत्म। देशों ने रूस के साथ राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच अलग अलग पुतिन ग्लोबल साउथ G7 वर्चस्व को चुनौती देने वाले विकल्प के तौर पर पेश करने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। ब्रिक्स की मजबूरी पूरी तरह से भारत और चीन से जुड़ी। ऐसे में पुतिन ने दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध को खत्म करने की दिलचस्पी दिखाई। इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से कभी जयशंकर तो कभी डोभाल तो कभी वांग से मुलाकात का दौर शुरू किया गया। सऊदी अरब और यूएई को ब्रिक्स में शामिल करने का स्ट्रेटेजिक कदम। राष्ट्रपति पुतिन को इस बात का पूरा इल्म है कि अमेरिका के दबदबे को खत्म करने के लिए ग्लोबल साउथ का उभार बहुत जरूरी है। ऐसे में जितना हो सके ब्रिक्स का विस्तार किया जाए। शुरुआत में 4 देश के पहल से शुरू हुए ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका का जोड़कर इसकी संख्या 5 की गई। इसी साल जनवरी में सऊदी अरब संयुक्त
अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया और मिस्र को भी विक्रिस में एंट्री दी गई। सऊदी अरब और यूएई के जुड़ने से तेल बाजार पर विक्रिस देशों का दबदबा हो गया है। दुनिया के 9 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से 6 विक्रिस के सदस्य हैं। इनमें सऊदी अरब, चीन, ब्राजील, ईरान और यूएई है। दुनिया का 43% से ज्यादा तेल का उत्पादन इन्हीं देशों में होता है। इस वजह से विक्रिस के विस्तार से अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनसे दोस्त बाकी देशों के साथ रिश्ते बनाएं। विक्रिस से पहले भारत और चीन की सुलह की टाइमिंग किस तरह की? तो दोस्तों खबर के अंत तक जरूर बने रहिए। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब जुलाई में ही भारत और चीन के बीच सैन्य एग्रीमेंट की रूपरेखा तैयार कर ली गई, तो विक्रिस समिट से ठीक एक दिन पहले इसका ऐलान क्यों किया गया? इसकी वजह कि पुतिन विक्रिस समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से अमेरिका और यूरोप को बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी पहल से दोनों देश बातचीत की मेज तक आ पाए हैं और विक्रिस की ताकत घटने की बजाय लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों ये वो खबर थी जिन खबरों से हमने आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराया। उम्मीद करता हूँ खबर उपयोगी और अच्छी लगी हो, तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों खबर दिखाने का मेरा मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।